एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज फॉर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। एज यूजुअल यही बोलने वाली हूँ मैं आपको कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको लेक्चर पूरा देखना है। वीडियो पहले से चैनल के ऊपर है, आपको लेक्चर समझना है, पूरा कॉन्सेप्ट सीखने हैं, रे डायग्राम्स किस तरीके से बनाए हैं वो देखना है। उसके बाद ही आपको ये वाली वीडियो देखनी है, यानी कि क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, आपका एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज हम यहाँ पे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। बिल्कुल सही बात है। जो ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस है जो कि कनेक्टेड होता है सिलरी मसल से, वो क्या करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है अकोमोडेशन ऑफ आई। अकोमोडेशन ही तो वो प्रोसेस है जिसकी वजह से जो ह्यूमन आई का जो लेंस है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा आंसर क्या होगा इसका, अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट। कहाँ पे बनती है इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, क्योंकि रेटिना ही एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर लाइट सेंसिटिव और जो कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रोड एंड कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहीं पे ही क्या प्रेजेंट होता है, ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जहां से सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन के अंदर पहुंचता है। तो रेटिना हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर्स। बहुत बार पढ़ा था हमने लेक्चर में, 25 सेंटीमीटर होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर? इससे ज्यादा पास रखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो आइज के ऊपर स्ट्रेन आएगा, तो वो भी ढंग से क्लियरली हमें नहीं दिखाई देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ व्हाट, सिलरी मसल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दैट इज सिलरी मसल्स की हेल्प से ही जो आई लेंस है वो अकोमोडेट करता है, यानी कि पावर ऑफ अकोमोडेशन जो आती है वो सिलरी मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से आती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। यानी कि दूर की जो उसकी नज़र कमज़ोर है उसको करेक्ट करने के लिए उसको डिस्टेंट विजन के लिए पावर कितनी चाहिए, -5.5 डायोप्टर चाहिए। और उसी इंसान की मान लो पास की नज़र भी खराब है, तो नियर विजन को करेक्ट करने के लिए जो पावर चाहिए, ठीक है, नियर विजन को करेक्ट करने के लिए जो पावर चाहिए ना, वो कितनी चाहिए उसको, इक्वल टू +1.5 डायोप्टर। क्लियर? अब हमको ना निकालना है फोकल लेंथ। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन, दोनों में हमको फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है? हमें पता है पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है, पावर दे रखी है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन में पावर। हम सबसे पहले निकालेंगे किसका, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ हम निकाल रहे हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो पावर भी किसकी यूज करेंगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का कितना गिवन है, -5.5 डायोप्टर गिवन है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -0.181 डायोप्टर हमारा आंसर हो जाएगा फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से ना अब हमको नियर ऑब्जेक्ट का भी निकालना है। तो नियर ऑब्जेक्ट का जब निकालेंगे तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, पावर नियर वाली जो हमें गिवन है, कितनी गिवन है, +1.5। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे सीधा 1 अपॉन +1.5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते ही हमारे पास आंसर आएगा 0.667 डायोप्टर। पॉजिटिव आगे साइन जरूर मेंशन करना। तो सिंपली हमने क्या निकाल लिए, दोनों डिस्टेंट का भी और नियर का भी हमने क्या निकाली, फोकल लेंथ निकाल ली है। सिंपल फॉर्मूला हमें पता था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करने वाले हैं अभी हम। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, यहाँ से भी आप ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर्स। फार पॉइंट हमको दे दिया है। ठीक है, हमको फार पॉइंट गिवन है किसी मायोपिक पर्सन का 80 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, मायोपिया है,
मायोपिया होता है तो क्या होता है, मायोपिया के केस में जो हमारी जो इमेज बनती है ना वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनती है। मान लो ये रेटिना है, बननी चाहिए इमेज यहाँ पे, बट बनती कहाँ पे, यहाँ इमेज बन जाती है, जिस वजह से हमें क्लियरली नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रे ऑफ लाइट को प्रॉपरली कन्वर्ज करना पड़ेगा ना, कि वो जहाँ यहाँ पे जाके कन्वर्ज हो, पहले ही कन्वर्ज नहीं हो जाए। तो इस वजह से वी हैव टू यूज डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि कनकेव लेंस हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिक आई। क्लियर हुआ क्यों कनकेव यूज करना पड़ा, क्योंकि हल्का सा डाइवर्ज करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, इतनी जल्दी से वो कन्वर्ज ना हो जाए, इसी वजह से वी विल यूज कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज कनकेव लेंस। क्लियर, चलो ओके। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ था, क्या था ये, 80 सेंटीमीटर हमको गिवन है, पूछा गया हमसे व्हाट इज द नेचर एंड पावर। ओके, पावर भी हमको फाइंड आउट करनी है। पावर अगर हमको निकालनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला पावर का क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में फोकल लेंथ, यही होता है पावर का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे हमको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन के अंदर फोकल लेंथ नहीं गिवन। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन एफ। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमें देखना पड़ेगा v और u की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या गिवन है। देखो एक बार क्वेश्चन को फिर से हम रीड करते हैं, हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे v और u की वैल्यू आपको पहले से ही दे रखी है। तो यहाँ पे आपको फार पॉइंट गिवन है। फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट हमारी वैल्यू हो जाएगी v की, ठीक है, v की वैल्यू हो जाएगी हमारी 80 सेंटीमीटर, माइनस 80 सेंटीमीटर हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, और जो u होगा ना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फार पॉइंट होता क्या कहाँ पे है, करेक्ट आई का फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। ठीक है, करेक्ट आई का फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो होगी ना, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए वो तो इन्फिनिटी होगा, बट उस इंसान को जो प्रॉब्लम है, उस डिफेक्ट की वजह से उसको करेक्ट दिख कहाँ पे रहा है, उसको दिखाई दे रहा है 80 सेंटीमीटर पे, उसका फार पॉइंट जो है वो आगे खिसक गया। ठीक है, तो इस वजह से हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम इन्फिनिटी लेंगे, और जो इमेज डिस्टेंस होगा वो कितना लेंगे, माइनस 80 सेंटीमीटर लेंगे। क्यों, क्योंकि जब हमारी इमेज हमारी 80 सेंटीमीटर पे बनेगी तभी हमें वो चीज विजिबल होने वाली है। इसका मतलब u तो हमारा इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, और वहीं फार पॉइंट क्योंकि हमारा दे रखा है, ठीक है, इस हिसाब से हमारा इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, माइनस 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। 80 सेंटीमीटर क्यों है, हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, साइन ऑफ कन्वेंशन पढ़ा है। ठीक है, साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से हमारा जो v हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर, ओके। अब हमको देखना है यहाँ पे, देखो नेक्स्ट है लेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे, सिंपल सा, हमको 1/f की वैल्यू फाइंड आउट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फोकल लेंथ की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 1/v करना है ना, v की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 80, और ये 1 अपॉन में इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी वी नो कितना होता है, 0 होता है। यानी कि यहाँ पे 1/f की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस 1/80 आ गई है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, माइनस 80 सेंटीमीटर, सीधी सीधी हमारी क्या आ रही है, फोकल लेंथ आ रही है। अब हमने क्या निकाल ली, फोकल लेंथ तो निकाल ली, फोकल लेंथ हमको पता है। अगर फोकल लेंथ हमको पता है, अगर हमको फोकल लेंथ पता है तो क्या हम अब पावर नहीं निकाल सकते? पावर का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन में फोकल लेंथ ही तो था। ठीक है, बट अगर यहाँ पे हमारे पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में है तो ऊपर हम क्या लेते हैं, 100। ठीक है, ये चीज तो हमने लेक्चर में पढ़ी थी, तो ये क्या आ जाएगा, 100 अपॉन में माइनस 80। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 1.25 डायोप्टर्स। क्या आएगा, माइनस 1.25 डायोप्टर्स। इजी क्वेश्चन, इजी है ना। बस हमें पावर का फॉर्मूला पता है, हमें पता है पावर के फॉर्मूला से कि हमें फोकल लेंथ चाहिए होगी। फोकल लेंथ निकालने के लिए हमने सिंपली क्या लगाया, हमारा लेंस का फॉर्मूला लगाया, लेंस फॉर्मूला लगाते ही हमारा आंसर आ गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट दे रखा है 1 मीटर, और नॉर्मल जो करेक्टेड यानी कि हेल्दी आई होती है उसका कितना होता है, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, जो कि बढ़ के कितना हो गया है हाइपरमेट्रोपिया के केस में यहाँ पे 25
25 से कितना हो गया 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो गया है क्या, नियर पॉइंट। ठीक है, पहली बात तो हमें ये समझ में आ रही है क्वेश्चन से। अब देखते हैं पूछा क्या है। पूछा है व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। पावर हमें फाइंड आउट करनी है। रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कितनी पावर हमें रिक्वायर होगी। दूसरा पूछा है एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें कह दिया कि 25 सेंटीमीटर लेट कर लो, जो कि हमें पहले से पता है। क्लियर। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है। हाइपरमेट्रोपिया के केस में हमें पास की ऑब्जेक्ट तो सही से दिखाई देती है, ठीक है, बट जो दूर की ऑब्जेक्ट है वो हमें ढंग से दिखाई नहीं देती है। होता क्या है यहाँ पे जो नियर पॉइंट होता है वो दूर चला जाता है। हेल्दी आई के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं 25 सेंटीमीटर्स होता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो जाता है। और दूसरी बात क्या पढ़ी थी हमने, हाइपरमेट्रोपिया के केस में रेटिना के ऊपर यहाँ पे इमेज बननी चाहिए। मान लो ये रेटिना है, रेटिना के ऊपर हेल्दी आई में इमेज बनती है, पर हाइपरमेट्रोपिया के केस में इमेज बनती है बिहाइंड द रेटिना। यानी कि इसका मतलब से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ना आई जो है हमारा आई लेंस, उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है ना उसमें थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है। इसी वजह से वो ढंग से कन्वर्ज करके उसको रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बना पा रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी जो रेज लाइट की रेज आ रही है उसे हमें ढंग से कन्वर्ज करवाना पड़ेगा, यानी कि हमें कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा, दैट इज कन्वेक्स लेंस। पहली बात तो आपको ये लिखनी है कि यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगी कन्वेक्स लेंस की। तो यानी कि हमें जो पावर फाइंड आउट करनी है ना करेक्शन के लिए, वो हमें किसी एक कन्वेक्स लेंस की फाइंड आउट करनी है पहली बात। अब पावर निकालते कैसे हैं, पावर निकालने का फॉर्मूला होता है भाई पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन में फोकल लेंथ। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमको फोकल लेंथ तो गिवन नहीं है। अब फोकल लेंथ नहीं गिवन तो हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे और फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 1/v इज इक्वल टू 1/u, एक सेकेंड, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/f ही तो फाइंड आउट करना है। v कितना है हमारा v की वैल्यू हो जाएगी, ओके, यहाँ पे v और u को भी एक बार हम समझ लेते हैं। देखो क्या क्या होने वाला है। u होता है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, और v होता है हमारा इमेज का डिस्टेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होना चाहिए 25, यानी कि हेल्दी आई जो है वो नियर पॉइंट क्या होता है उसका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर्स। बस यहाँ पे हो क्या गया है, वो ऑब्जेक्ट 25 पे है, बट अगर उसकी इमेज हम बना देंगे किसके ऊपर, 100 सेंटीमीटर्स के ऊपर, यानी कि दूर कर देंगे थोड़ा सा, तब जो ऑब्जेक्ट है हमें वो प्रॉपरली दिखेगी। यानी कि इमेज डिस्टेंस यहाँ पे हो गया 100 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम बस वैल्यू पुट करेंगे। 1/v की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस में हो जाएगा ये दोनों, ठीक है, साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 है, ठीक है, माइनस 1/25 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 100 प्लस 25, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3/100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू ये 3/100 आया ना, ये तो 1/f की वैल्यू आई है, हमें निकालनी है फोकल लेंथ की वैल्यू। तो कितनी हो जाएगी, 100/3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.33 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये तो फोकल लेंथ निकाली ना, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है पावर, ठीक है, पावर निकालनी है सेंटीमीटर्स में, ये यहाँ पे हमें गिवन है। तो 1/f यहाँ पे हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें बस वैल्यू पुट करनी है। पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन में फोकल लेंथ कितनी निकाली, 0.33 फाइंड आउट करी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 डायोप्टर हमारी वैल्यू आ जाएगी लेंस की। क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें आपको डायग्राम बनाना है जो हमने लेक्चर में पढ़ा था, फिर आपको हाइपरमेट्रोपिया एक्सप्लेन करना है, फिर आपको करेक्शन बतानी है किस तरीके से करेक्ट करें, और लास्ट में आपसे ये न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, आपको फिर ये सॉल्व करके आना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस तरीके से आप डेफिनेशन लिख के आना, ठीक है, बता के आना सारे पॉइंट्स में, फिर आपको ये वाला न्यूमेरिकल वाला पार्ट करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई। अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे, चेंज करते चले जाएंगे, तो क्या इमेज का डिस्टेंस चेंज होगा ह्यूमन आई में? तो इसका आंसर है नो, इमेज का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आई लेंस से रेटिना तक का जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इस वजह से कभी भी चेंज नहीं होता है। तो क्या लिख के आएंगे, द आई लेंस ऑफ नॉर्मल आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट वेरियस डिस्टेंसेस ऑन द सेम रेटिना।
ठीक है, सेम रेटिना पे बनती है, इस वजह से कभी भी इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाई डू स्टार ट्विंकल, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हुए आते हैं, दिखाई देते हैं। इसका सिंपल सा आंसर आपको लिख के आना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती है डिफरेंट डिफरेंट, उनकी डेंसिटी अलग होती है। जैसे ही स्टार से आने वाली लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो उसका रिफ्रैक्शन होने लगता है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमें जो स्टार है उसकी पोजीशन एपरेंट दिखाई देती है, यानी कि करेक्ट पोजीशन जो है वो नहीं दिखाई देती। यही रीजन है कि हमें क्या दिखाई देते हैं, स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। बट इसको हम लिखेंगे कैसे एग्जाम में, वैसे तो लेक्चर में आपको समझाया है, डायग्राम बना के दिखाया है, तो डायग्राम भी बनाना, ठीक है, और आपको लिख के कैसे आना है, देखो स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस आंसर। आपको ये जरूर लिख के आना है, द लाइट ऑफ स्टार आफ्टर द एंट्री ऑफ लाइट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर अंडरगो रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली टिल इट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, कॉन्टिन्यूस वहां पे रिफ्रैक्शंस होने वाले हैं। सो दे आर द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जो स्टार्स होते हैं वो क्या है, पॉइंट सोर्स है लाइट के। क्लियर, ये हमें समझ में आया। एज द पाथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स कीप चेंजिंग, जो पाथ है, जिस पाथ से हमारा जो स्टार लाइट आ रही है वो भी कीप्स ऑन चेंजिंग, वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, और जो डेंसिटी है हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स की वो भी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है थ्रू एटमॉस्फेरिक लेयर्स, जिसकी वजह से हमें जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपको किस तरीके से लिख के आना है, डायग्राम भी बना देना इसके अंदर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करने वाले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। अब इसमें ना एक मेजर पॉइंट जो मेंशन करके आना है ना आंसर में, वो ये है कि जो स्टार्स होते हैं वो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करते हैं, जबकि जो प्लैनेट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली एक तो पास होते हैं स्टार्स के कंपैरिजन में, और थोड़े से बड़े भी होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो हम उनको एक पॉइंट सोर्स नहीं कह सकते हैं। अब अगर हम बहुत छोटे छोटे पॉइंट सोर्सेज मान ले कि एक प्लैनेट के ऊपर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट सोर्स हैं, तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। इसकी थ्योरी में क्या लिख के आओगे, देखो प्लैनेट्स आर नियरर टू द अर्थ देन द स्टार। सबसे पहली बात तो डिस्टेंस की हो जाती है, स्टार के कंपैरिजन में जो प्लैनेट है वो कंपैरेटिवली पास होता है। बिकॉज ऑफ दिस दे कैन बी कंसिडर्ड एज लार्ज सोर्स ऑफ लाइट, जिसकी वजह से वो लार्ज सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करते हैं। इफ अ प्लैनेट इज कंसिडर्ड टू बी collection of a various large number of point sources of light, then the average value of change in the amount of light entering the human eye from all the points nullified। सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें प्लैनेट ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते हैं। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के टाइम पे हमें जो सन है वो रेडिश दिखाई देता है, आफ्टरनून के टाइम पे हमें येलोइश दिखाई देता है, येलोइश वाइटिश, और शाम के टाइम पे फिर से क्या दिखाई देता है, हमें जो सनसेट होता है उस टाइम पे कैसे दिखाई देता है, वही ऑरेंज रेडिश सा दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सेम वही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं सनराइज के टाइम पे, तो जब वो डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं अर्थ से सन की, तो उस टाइम पे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ज्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो पाती है। और रेड हमारा एक ऐसा कलर है विबग्योर के स्पेक्ट्रम के अंदर जो कि जिसका जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन passes through the various denser layer in the earth। अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें से पास तो हो गई, ठीक है, बिफोर रीचिंग आवर आईज नियर टू द होरिजन। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ब्लू लाइट एंड ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ, जिनकी भी वेवलेंथ छोटी है ना, ब्लू वॉयलेट, ये सब क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं बाय द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। सो द लाइट रीचिंग आवर आईज ऑफ लार्ज वेवलेंथ, जो हमारे आंखों तक लाइट पहुंचेगी वो वही पहुंच सकती है जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, दैट इज रेड, जिसकी वजह से हमें सनराइज का जो टाइम है उस टाइम पे सन रेडिश दिखाई देता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करने वाले हैं अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज स्काई अपीयर डार्क ड्यू टू डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू द
एस्ट्रोनट्स को डार्क क्यों दिखाई देता है भाई? इसका रीजन होगा कि वहां पर स्कैटरिंग ही नहीं होती है। स्कैटरिंग होने के लिए डस्ट पार्टिकल्स तो चाहिए, एटमॉस्फेयर तो चाहिए, ठीक है, वहां पे स्कैटरिंग ही नहीं हो रही, इसी वजह से हमें क्या दिखाई देता है? वो डार्क दिखाई देता है। एज एन एस्ट्रोनट मूव्स अवे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर ही नहीं है ना वहां पे, द एटमॉस्फेयर बिकम्स थिन, पार्टिकल्स थिन होते जाएंगे, एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से वहां पे क्या होगा? Scattering of light does not takes place. That is why sky appear dark in the absence of what? In the absence of scattering. Clear? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।